लॉस्ट हॉरिजन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी आज हमारी ये छठवीं श्रृंखला है और इसमें हमारे साथ पुनः देश के मूर्धन्य ज्योतिषाचार्य श्री यूके झा उपस्थित हैं। पिछली चर्चाओं में कुछ जो विचार निकलकर हम तक पहुंचे तो कुछ विषय हमारे मन में भी अटक कर रह गए। तो आज का नुकीला प्रश्न श्री झा से ये होगा कि आपने पहले की चर्चा में नक्षत्रों के विभाजन पर आपत्ति की है और उसे अतार्किक बताया, तो क्या नक्षत्रों का विभाजन असंगत है? लेकिन नक्षत्रों को जब 4 चरणों में हम बांटते हैं तब वह भी तो नक्षत्र का विभाजन ही है और यह विभाजन तो अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। क्या वो आर्ष पद्धति नहीं है? हम इस पर आपसे मत जानना चाहेंगे। ऋषियों द्वारा जो नक्षत्रों को 4 चरणों में विभाजित किया गया उसका उद्देश्य आपकी राय में क्या था? क्या उसका उद्देश्य मात्र बच्चे का नामांकन में सुविधा हासिल करना था या उसके पीछे फल कथन का भी महत्व भी है? अच्छा हो अगर आप इस विषय पर अपना स्पष्ट विचार दें, जिससे कि अगर इस संदर्भ में हमें कोई भ्रांति है तो वह दूर हो सके। तो आज का नुकीला प्रश्न नक्षत्रों के विभाजन जो कि आर्ष पद्धति में भी देखने को आता है, श्री झा से हम जाने इस बारे में। देखिए, आपके प्रश्न में 2-3 बातें उजागर हो रही है। पहला ये कि पहली बात यह है कि मैं नक्षत्र विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध हूं और दूसरा कि ऋषियों ने भी नक्षत्रों को चरणों में विभक्त किया है। तो इस प्रकार आप ऐसा मान रहे कि मेरा विचार आर्ष ऋषियों के मत के विपरीत है जी, जो कि वास्तव में नहीं है। इसे मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। और तीसरी बात ये उभर के आती है आपके प्रश्न से कि अगर ऋषियों ने नक्षत्रों को चरणों में विभाजित किया तो वह उद्देश्यहीन तो रहा नहीं होगा। कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने यह विभाजन किया होगा। तो इन 3 बातों पर मैं एक एक करके चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात जो आपने उठाई वह यह कि जब मैं नक्षत्रों के विभाजन का विरोध कर रहा हूं तो यह ऋषियों के आदिकाल से स्थापित मत का भी विरोध के विरुद्ध जा रहा है। यहां मैं प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने ऋषियों द्वारा नक्षत्रों को जो 4 चरणों में विभाजित किया गया है उसका विरोध नहीं किया है। मैंने मात्र इतना कहा है कि आजकल जो नक्षत्रों का 9 से विभाजन किया जा रहा और उसके बाद नक्षत्रों का उपस्वामित्व स्थापित किया जा रहा वह गलत है। कारण कि नक्षत्रों का 9 से विभाजन पूर्ण रूपेण नहीं होता और जब विभाजन पूर्ण रूपेण नहीं होता तो इस आधार पर जो नक्षत्रों का उपस्वामित्व स्थापित किया जा रहा है
मतलब कि नक्षत्रों को 9 से विभाजित करके जो 9 भाग होते हैं उस पर पुनः केतु से लेकर के और बुध तक का जो स्वामित्व दिया जा रहा है वह गलत है, क्योंकि जब विभाजन ही पूर्ण नहीं होता तो हम कैसे वहां स्वामित्व देकर उपनक्षत्रपति का चुनाव कर सकते हैं। जी। याद रखिए कि विभाजन की अपूर्णता के आधार पर ही तो मैंने सप्तांश जो कुंडली जो ली जा रही है उसको भी नकारा है और इस तरह के विभाजन का विरोध किया है। तो जिस प्रकार राशि का विभाजन 7 से नहीं होता और वह वर्ग नहीं बन सकता, उसी प्रकार जब नक्षत्र का 9 से विभाजन नहीं होता तो कैसे वहां पर मैं उपस्वामित्व या किसी, जब कोई भाग ही स्पष्ट नहीं है तो हम कैसे वहां पर में उपस्वामित्व दे सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कभी भी कि उपनक्षत्राधिपति नहीं होता है वैदिक ज्योतिष में, वह होता है जी। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जो नक्षत्र को 9 भाग जो स्पष्ट तौर पर नहीं होता लिया जाता, उस विधि को गलत कहा है मैंने। और यह तो गणित से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह विभाजित नहीं होता। एक 10वीं क्लास का बच्चा भी उसको भाग दे के बता देगा। और मतलब यह है कि उपनक्षत्राधिपति की बात जब मैं कहता हूं वैदिक ज्योतिष में, तो उसके ज्ञात करने का तरीका अलग है। और यहाँ जिस तरह से किया जा रहा है उपनक्षत्राधिपति को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, वह गलत तरीका है। लेकिन उपनक्षत्रपति नहीं होता यह मैं नहीं कहता, बल्कि मैंने तो एक कदम आगे जाकर यह भी कहा है कि अपने वैदिक ज्योतिष की जो परिपाटी है, जो प्रणाली है, उसमें उपनक्षत्रपति के अलावा उपभावाधिपति है ना, भाव का जो भावेश होता है उसी भाव का उपभावेश, भाव का भावाधिपति और फिर उसका उपभावाधिपति, यह भी ज्ञात करने की प्रणाली है और यह होता है। लेकिन इस सब को जानने की जो गणितीय विधि है वह अलग है और उसमें विभाजन संपूर्ण होता है। लोग या तो उस विधि को जानते नहीं या करना नहीं चाहते। और यह विभाजन तब तक संभव भी नहीं होगा जब तक राशि या क्या कहते हैं उपभावाधिपति या उपनक्षत्रपति को प्राप्त करने के लिए भाव को राशि के समतुल्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि स्वामित्व जो है वह राशियों को दिया गया है, नक्षत्रों को दिया गया है, 9 की कुंडली के किसी भाव या भावखंड को। इस तरह से प्लेसिडियस सिस्टम या अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउस की जो पद्धति है उसमें यह संभव नहीं है, क्योंकि भावखंड राशिखंड के समतुल्य हो ही नहीं सकता वहां। और नक्षत्रों का विभाजन राशि खंडों के विभाजन के साथ ही नक्षत्र खंड का विभाजन हो जाता। जैसे हम देखते हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इसमें जब जाते हैं तो नक्षत्र स्वयं विभाजित हो जाता है जी। भाव और राशि का समतुल्य होना परमावश्यक है इस तरह के विभाजन के लिए। और जैमिनी मत में यह बात ज्यादा सुस्पष्ट हो जाती है, जहां राशि और भाव समतुल्य हैं तभी तो राशि दशा की परिकल्पना परिपूर्ण हो पाती है। और मेरे ख्याल से इस विषय में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए
किसी भ्रांति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात जो है आपने जो की है वह है नक्षत्रों को चरणों में विभक्त करने की। चूंकि यह विभाजन पूर्ण है तो इसका विरोध हो ही नहीं सकता। मैंने भी इसका विरोध नहीं किया है। मैंने सिर्फ नक्षत्र के 9 भाग करने की परिपाटी को गलत कहा है, क्योंकि नक्षत्र मान 9 की संख्या से अविभाज्य है। चूंकि यह विभाजन पूर्ण नहीं है, इसलिए इस आधार पर प्राप्त किया गया उपनक्षत्र पद का सिद्धांत भी गलत है। उपनक्षत्र पद प्राप्त करने की गणना इस प्रकार से नहीं की जाती है, वह अलग है। और इस प्रकार से ज्ञात किया गया उपनक्षत्र पति भी वास्तव में शुद्ध नहीं है, वह अशुद्ध है। अपने सिद्ध तांत्रिक संप्रदाय में भी ज्योतिष के बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं। और मैंने जो बताया था कि वर्ग कुंडली पर बात करते हुए कि मैंने उन गुरुओं से सीखी, तो वहां मैंने उपनक्षत्राधिपति और उपभावाधिपति की भी गणना देखी, और वहां पर विभाजन पूर्ण रूपेण हो जाता है। इसलिए उस विधि से प्राप्त उपनक्षत्राधिपति या भावाधिपति तार्किक भी लगता है और शुद्ध भी माना जा सकता है। लेकिन जो लोग प्लैसिडियस सिस्टम या अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउस को लेकर चल रहे, वे इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक खास बात बोलना चाहूंगा, थोड़ा अलग हट करके, कि कई लोगों के मुंह से मैंने यह सुना है कि माननीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी, जिनकी पद्धति में 9 से विभाजन का उपयोग हो रहा और जो काफी स्थापित पद्धति हो गया है आजकल, वो भी उच्चिष्ट महागणपति के उपासक थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता कि तंत्र संप्रदाय से उनका नाता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहा होगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस प्रक्रिया में उन्होंने उपनक्षत्राधिपति या उपभावाधिपति के विषय में सुना होगा। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसी मेरी अवधारणा है, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन वो शायद गणना की विधि, सही गणना की विधि नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि तांत्रिक लोग जल्दी ये सब किसी को देते नहीं, और सारे तांत्रिक ज्योतिष के एक्सपर्ट भी नहीं होते। यह गूढ़ विद्या है, एक परंपरा में चलती है और बड़ा ही गुप्त रखा जाता है। तो शायद ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि उनको सही तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने प्लैसिडियस सिस्टम का सहारा लिया और उसे वैदिक प्रणाली में जोड़ा, वैदिक विधा में जोड़ा और उपनक्षत्र पति निकालने का प्रयास किया, जो गलत है। वैसे ही देखिए तो जहां पर में राशि भाव के समतुल्य है, वहां पर में नक्षत्र की बात हो रही है, और उसमें एक ऐसा भावखंड जो राशि के समतुल्य नहीं है, उसको लेकर जब हम चले तो कहीं न कहीं तो गलती हो ही जाएगी। लेकिन हमको इस विषय में कुछ कहना नहीं है, जो जैसा कर रहे हैं अपना करे। लेकिन मुझे चूंकि वह अतार्किक लगा, 9 से विभाजन पूर्ण नहीं होता, इसीलिए मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। लेकिन जब ऋषियों का विभाजन जो 4 चरण में है वह पूर्ण है, तो उस पर चरण उठाया, उस पर में कोई मतलब प्रश्न चिन्ह उठाया ही नहीं जा सकता, और कोई प्रश्न उठा भी नहीं रहा। मैं भी उसके समर्थन में हूं। लेकिन जो तीसरी बात आपने उठाई वह यह है कि जब ऋषियों ने नक्षत्रों को 4 चरणों में विभक्त किया,
तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। और फलित ज्योतिष में जो ये विभाजन हुआ है, इसका फलित ज्योतिष में यह है कि मतलब उसका क्या महत्व हो सकता है जी। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि नक्षत्रों के को जो चरणों में विभाजित किया गया उसका उद्देश्य महान था, और फलित ज्योतिष में उसका महत्व भी बहुत अधिक है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विषय को आज संपूर्ण रूप से भुला दिया गया है, यह विलुप्त हो गया है। लोग इसे नष्टप्राय समझते हैं, और वो जो सिद्ध तांत्रिक संप्रदाय हैं जिनके लोग ये सब बातें नहीं करते, खास करके उनसे जो इसके मार्ग के अनुयायी नहीं हैं, उनके सीने में ही छुपा है, और वही अपने अनुष्ठान वगैरह में इसका गुप्त रूप से प्रयोग करते रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप वह चल रहा है। फिर भी चूंकि मुझे यह मिला देखने को अवसर, करुणावश किसी गुरु ने हमें सिखला दिया, तो संक्षेप में मैं उस पहलू पर प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा यहाँ, जिससे कि लोग इस विलुप्त प्रणाली से परिचित हो सकें। आज के ज्योतिष लोग इसके विषय में थोड़ा सा जान सकें। देखिए, फल कथन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ग्रह बल और दूसरा भाव बल। आज जो हम ग्रह बल या भाव बल श्रीपति पद्धति से प्राप्त करते हैं, वह गणनात्मक तौर पर तो आकर्षक लगता, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, फलादेश की दुनिया में उसका उपयोग प्रायः नगण्य है। जैमिनी ज्योतिष जानने वाले इस तथ्य से अधिक रूप से अवगत हैं, क्योंकि वहां पर राशि या ग्रह का बलाबल निकालने का तरीका ही अलग है। वहां कोई श्रीपद पद्धति की बात नहीं की गई है। लेकिन नक्षत्रों को जो चरणों में विभाजित किया गया है, उसमें भी ग्रहों के बलाबल की स्थिति से ही जुड़ी हुई बात है, और आजकल उसे नहीं अपनाया जा रहा है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। आजकल जब हम किसी ग्रह को किसी भाव में देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि वह ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका नक्षत्रपति आदि कौन है, पर वह उस नक्षत्र के किस चरण में है उस पर विचार नहीं करते। हम समझते हैं कि नवमांश में उस ग्रह की स्थिति देख ली, और चूंकि नवमांश नक्षत्र के एक चरण के बराबर है तो बात हो ली, परंतु बात यहाँ समाप्त नहीं हो जाती। नक्षत्र के चरण का जो हम चरणों में विभाजन किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा चीज है। वह है कि हम देखें कि ग्रह किस तरह से देखते हैं। तो हम यह देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र के किस चरण में है, और फिर एक कदम आगे जाके देखते हैं कि वह नक्षत्र के पूर्वार्ध, उस चरण के पूर्वार्ध में है या उत्तरार्ध में है। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं अब कि जिन्होंने नाड़ी ज्योतिष पढ़ी है, मेरा मतलब चंद्रकला नाड़ी, अंश नाड़ी, ध्रुव नाड़ी आदि जो है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वहां भी जब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के निर्णय का विचार किया जाता है तो नाड़ी इसके नक्षत्र के एक चरण के मान से ही किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं उस पद्धति में कि ग्रह नक्षत्र के किस चरण में है, फिर वह उसके उत्तरार्ध में है या पूर्वार्ध में। फिर यह देखते हैं कि वह ग्रह जिस राशि में अवस्थित है वह राशि शीर्षोदयी है
या पृष्ठोदयी है या उभयदयी है, मेरा मतलब कि दिन बली है या रात्रि बली है या उभय बली है। देखिए, राशियों के गुण, स्वभाव, चरित्र को हर प्रमाणिक पुस्तक में शुरू में ही डाल दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रश्न ज्योतिष को हटा दें तो जातक में लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ देखिए उसका उपयोग हो रहा है कि ग्रह जो है वो राशि जो है शीर्षोदयी है या पृष्ठोदयी है, और उसके बाद यह देखते हैं कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह जिस राशि में स्थित है वह जन्मपत्री के प्रकाशीय गोलार्ध, मेरा मतलब ब्राइटर हाफ में है या अप्रकाशीय गोलार्ध डार्कर हाफ में है। तत्पश्चात यह विचार किया जाता है कि कुंडली का जो जातक है वह उसका जन्म दिन में हुआ है या रात में हुआ है। पुनः यह देखते हैं कि उक्त ग्रह का तत्व क्या है। इन सब बातों का विचार करके उस ग्रह के फल प्रदान करने की क्षमता को आंका जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि दिन का जन्म हो और अग्नि तत्व या वायु तत्व ग्रह प्रकाशीय गोलार्ध में हो, मेरा मतलब है कि ब्राइटर हाफ में हो, वह राशि जिसमें वह ग्रह है वह शीर्षोदयी हो और ग्रह स्वयं नक्षत्र में जहां है नक्षत्र चरण के पूर्वार्ध में हो, तो उसके फल प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार यदि रात में जन्म हो और पृथ्वी तत्व या जल तत्व ग्रह अप्रकाशीय गोलार्ध में हो एवं वह जिस राशि में है वह पृष्ठोदयी हो तथा ग्रह स्वयं नक्षत्र चरण के उत्तरार्ध में हो, तो उसके फल प्रदान करने की क्षमता भी अधिक होती है। वास्तव में यहाँ एक पूर्ण गणनात्मक विधि है जिसमें उस राशि के तत्व का भी विचार किया जाता है और त्रैराशिक विधि का प्रयोग करके ग्रह के फल प्रदान करने की क्षमता की गणना करके उसका प्रतिशत भी निकाल लिया जाता है। एक दूसरी पद्धति है जिसमें ग्रह के फल प्रदान करने की क्षमता का फलांक प्राप्त किया जाता है जी। इन सारी बातों को इस गणना को या इस क्रिया के गणनात्मक स्वरूप को यहाँ विस्तार में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऋषियों ने जब नक्षत्र को चरणों में विभाजित किया तो उनका प्रयोजन महान था, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। दुर्भाग्य से ये सारी बातें आज लुप्त प्राय हैं और अधिकांश ज्योतिष जगत में अधिकांशतः ज्योतिष जगत जो है इन बातों से अनभिज्ञ है और इसका यह विभाजन का उद्देश्य जो है वह दूसरा है। और नक्षत्राधिपत्य और उपनक्षत्राधिपत्य और भावाधिपत्य जो अपने वैदिक अर्थ विद्या में अर्थ प्रणाली में की जाती है वह अलग है, और आजकल जो हो रहा है 9 से भाग देके मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि वह गलत है, विभाजन नहीं होता है। और लोगों को जानना चाहिए कि जब उपनक्षत्राधिपति और उपभावाधिपति का अपने यहाँ भी वह चीज है, वह कंसेप्ट है, तो एक नई प्लेसिडियस सिस्टम लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन लाए हैं, लोग चल रहा है, चला रहा है। और लेकिन मैं ऋषियों के जो विभाजन की प्रणाली है 4 चरण में उस पर बोल चुका हूँ, उसका विरोधी नहीं हूँ और उसका उद्देश्य भी मैंने बोला। और मेरे ख्याल से इस तरह से अब इस विषय में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने विचार को यथासंभव यथाशक्त सुस्पष्ट करने का प्रयास किया जी। तो इस नुकीले प्रश्न पर आपकी तरफ से जो फूलों सा कोमल जो उत्तर आया है हम तक, तो जरूर इस पर मनन करेंगे और ऐसी कोई चुभन इसमें अगर हमें और मिलती है तो हम आपसे पुनः इस पर बात करेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।